रिकॉर्डिंग शुरू हो गया, ठीक है। तो हाँ मुदित बताइए, व्हाट इज एनवायरनमेंट? सर एनवायरनमेंट जैसा कि वर्ड मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सर एनवायरनमेंट जैसा कि वर्ड है, एनवायरनमेंट का मतलब होता है हम लिविंग बीइंग्स का रहने की प्लेस या फिजिकल सराउंडिंग्स जो जिसमें लिविंग बीइंग्स रहते हैं, वो एनिमल एंड प्लांट्स और इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे से फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वेरियस फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और उनका एक स्पेसिफिक रोल होता है जिसको नीश कहते हैं शायद। उस सिस्टम को या उस फिजिकल सराउंडिंग को एनवायरनमेंट कहते हैं। इसमें 2 फैक्टर्स होते हैं, बायोटिक अबायोटिक। बायोटिक मतलब ह्यूमन और अबायोटिक मतलब नेचुरल, ऐसा बेसिक पता। ठीक है, ठीक है। तो आपने कितनी कंपोजिशन बताई एनवायरनमेंट के? सर एनवायरनमेंट के बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स होते हैं सर। ओके, तो बायोटिक कौन कौन से होते हैं? सर बायोटिक एज द वर्ड सजेस्ट नेचुरल होते हैं ये। बायो मीन्स लाइफ, बायोटिक मीन्स नेचुरल जिसमें ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और अबायोटिक मतलब जिसमें लाइफ या बायोलॉजी का कोई ज्यादा रोल नहीं है, जैसे ह्यूमन मेड। वो ह्यूमन मेड में सर वेरियस है और नेचुरल में भी वेरियस है, जैसे नेचुरल में हो गए एनिमल्स, प्लांट्स, वाटर एक्सेट्रा, और इस माउंटेन्स ये नेचुरल हो गए। और अबायोटिक मतलब ह्यूमन एक खुद एक कंपोनेंट है एनवायरनमेंट का। दूसरा जो बिल्डिंग्स बनाई है, लैंड मासेस बनाए हैं इंसानों ने, कुछ जो अपनी सोच से या अपनी उससे नॉलेज से, वो चीज होती है। सर इसमें मुझे ऐसा लगता है 3 आएंगे। देखिए सर, एक तो जैसे कुछ और हो तो ऐड करो, मुझे भी मालूम पड़े। बताती हूँ सर। एक तो बायोटिक बताएं, एक मानव निर्मित आएंगे। तो बायोटिक में जैसे सर एक तो ये होता है, एबायोटिक में ये आ जाएगा वायु, जल, भूमि, तापमान। और बायोटिक में आ जाएंगे पौधे, प्लांट्स, पशु और सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ह्यूमंस। और मानव निर्मित में आ जाएंगे भवन, जैसे कि सड़कें हो जाएंगी, उद्योग इंडस्ट्रीज हो जाएगी, और ये मानव निर्मित घटक में आ जाएंगे। तो मुझे लगता है ये 3 होंगे। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, मुझे ये बताइए बायोस्फीयर किन किन चीजों से मिलकर बना होता है? सर बायोस्फीयर एज द वर्ड सजेस्ट, बायोस्फीयर इज द बायोलॉजिकल कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। सर बायोस्फीयर में सर ह्यूमंस आएंगे। बायोस्फीयर में लिथोस्फीयर मतलब लैंड रिलेटेड आएगा, हाइड्रोस्फीयर मतलब वाटर रिलेटेड आएगा, और एटमॉस्फेयर मतलब एयर रिलेटेड जितना भी मास है या जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनका समावेश या उनका कॉम्प्लेक्स सिस्टम है बायोस्फीयर, जिसमें सब। चलो ठीक है, मिनरल्स कहाँ पे पाए जाते हैं? सर अगर हम इसको 3 वर्ड्स में खत्म करें तो बायोस्फीयर को जल, थल, वायु में आ जाएगा वाटर्स, और इसमें जल में ये आ जाएगा लैंड वाला स्तर, और वायु एयर गैसेस वाला। तो इन तीनों को मिला के बायोस्फीयर बनता है। अब उसमें एग्जांपल ऐड कर सकते हैं। जल वाटर वाला आ जाएगा, वाटर में जो सी होता है वो पूरा एक अलग टॉपिक हो जाएगा, स्थल का एक अलग टॉपिक हो जाएगा, और वायु का एक अलग टॉपिक हो जाएगा। उसको वायोस्फीयर बोलेंगे। ऐसे भी मतलब। चलो ठीक है, वायुमंडल कैसे बेनिफिट करता है? मतलब क्या फायदे हैं वायुमंडल के, एटमॉस्फेयर के? किससे सवाल बताइए सर। वायुमंडल देखिए सर, जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा था सौरमंडल, समताप मंडल। तो उसमें क्या होता है, गैसों का एक समूह होता है जिसको हम वायुमंडल बोलते हैं। तो गैस विभिन्न प्रकार की होती है सर। अगर गैसेज नहीं होते तो जैसे कि सर ऑक्सीजन जो हम लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो ये पौधे प्लांट्स वो करते हैं, फोटोसिंथेसिस करके भोजन बनाते हैं, फिर उससे फिर लिविंग गैस जैसे कि कीटों का गैसों का निर्माण होगा, फिर उसको खा के और अलग अलग वो खाद्य वेग बन जाता है सर। तो वैसे उसमें ऐसे यूज कर सकते हैं। बाकी तो और भी है।
नहीं मुझे तुम बताइए। सर थोड़ा बहुत इन्होंने सही बताया, मतलब मैं थोड़ा और ऐड करना चाहूंगा। सर जो अपना एटमॉस्फेयर है वो अर्थ के एवरेज टेम्परेचर को सस्टेनेबल बनाता है, जिसमें हम जो इंसान हैं या ह्यूमंस हैं, जो एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं, सरवाइव कर पाए। बाकी अपने अर्थ का एटमॉस्फेयर का ही स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है जो अर्थ को लिविंग प्लेनेट बनाता है, मतलब जहां लाइफ पॉसिबल है, क्योंकि वो एक ब्लैंकेट है जो कि यूवी रेस से अपन को बचाता है। दूसरा सन की रेस को मतलब रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, टेम्परेचर बैलेंस मतलब थोड़ी बहुत आ भी जाती हैं और थोड़ी बहुत रिफ्लेक्ट बैक भी हो जाते हैं, जिससे टेम्परेचर रहने योग्य जिसको अपन कहते हैं वो बना रहता है। दूसरा सर एटमॉस्फेयर में जैसे सना ने बताया कई सारी गैसेज हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन हाउस गैसेज हैं, वाटर वेपर है, डस्ट पार्टिकल्स है। और एटमॉस्फेयर की ही कई लेयर्स हैं, जैसे अपने ट्रोपोस्फेयर होती है, स्ट्रेटोस्फेयर होती है, मेसोस्फेयर होती है, थर्मोस्फेयर होती है, वगैरह वगैरह। और ये इनके अलग अलग सबके वो होते हैं, इन लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है कोई नहीं। ये बताइए वायुमंडल जो एटमॉस्फेयर होता है उसको कौन मतलब कंट्रोल रखता है, मतलब थाम के बांध के रखता है, कौन सी चीज है वो? सर मेरे हिसाब से ग्रेविटी है, बाकी गलत भी हो सकता है। हाँ यार, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना पृथ्वी का, वही जो है वायुमंडल को थामे रखता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है। जी सर। ठीक है, और याद रखना जितने भी मौसम में या जलवायु में परिवर्तन होते हैं वो वायुमंडल में ही होते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। चलो, इकोसिस्टम क्या होता है मुदीत? Sir, ecosystem is the system, is a complex mechanism where biotic and abiotic components of environment sustain and they perform various specific functions. It's known as तुम बताओ। हाँ सर, मैं बताती हूँ सर। इकोसिस्टम मेरा सर, जैसे ये एबायोटिक आएंगे, लेकिन ये सब मिलके एक वो यूनिट बनाते हैं सर। जैसे सर लिविंग बींग्स है, जैसे मान लीजिए ह्यूमन है, तो ह्यूमन क्या करेंगे? ह्यूमन को जब तक पानी नहीं मिलेगा, वायु नहीं मिलेगी और मिट्टी और तापमान नहीं मिलेगा, तो वो नहीं बन पाएंगे, मतलब वो नहीं कर पाएंगे, सस्टेन नहीं कर पाएंगे। जब इन तीनों का वो मिल जाता है तो फिर एक यूनिटी बनती है, तो उसको बोलते हैं पारिस्थितिक तंत्र। तो उसमें बायोटिक, एबायोटिक ये सब मिलकर आ जाएंगे। चलो ठीक है, कोई नहीं, थोड़ा अच्छे से याद करो भाई, एनसीईआरटी पढ़ा करो। चलो मुदीत बताइए, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सर 5 जून। अच्छा ठीक है, ओके। ये बार्टर सिस्टम क्या होता है मुदीत? बार्टर सिस्टम सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, जहां पर एक वैल्यू की एवज में दूसरी वैल्यू दी जाती है। इसमें मनी का कोई यूज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास चावल है, आपके पास गेहूं है, हम एक मार्केट में आके मिलेंगे, जिसको हाट कहते हैं गाँव में। उसमें सर मुझे चावल की नीड है और आपको गेहूं, मतलब मुझे गेहूं की नीड है और आपको चावल की नीड है, तो हम इन दोनों कमोडिटीज को एक्सचेंज कर लेंगे। इसमें कोई मनी का ट्रांसफर नहीं होगा, कमोडिटीज का ट्रांसफर होगा, ये होता है। ठीक है, चलो पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया है, अगला चैप्टर इम्पोर्टेंट है। चलो, अर्थ का जो इनर जो होता है, सना बताइए, तो चलो बताइए सना। सर पूछिए, क्या पूछ रहे हैं? पृथ्वी के आंतरिक भाग का एक्सप्लेन कीजिए आप। अच्छा, पृथ्वी के आंतरिक भाग में सर जो होता है, इनर कोर होता है, आउटर कोर होता है, फिर उसके बाद में मेंटल होता है, तो अपर मेंटल होता है, फिर उसके बाद में एक एस्थिनोस्फीयर होता है, दुर्बल मंडल जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, फिर उसके बाद में वो परपटी आती है। अच्छा चलो ठीक है। हाँ, तुम्हें पता है विश्व की सबसे गहरी खान है ना, दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, याद रखना ये चीज।
सबसे गहरी खान जो 4 किलोमीटर तक है। खान मतलब माइन? हाँ ठीक है, तो ये चीज याद रखना। सर इसका नाम क्या है सर, इस माइन का या खान का नाम क्या है? नहीं, ऐसे नाम तो नहीं दिया है एनसीईआरटी में, बस इतना लिखा है। में है, दक्षिण अफ्रीका में है मतलब ये कुल मिला के। हाँ दक्षिण अफ्रीका में है। चलो अरे सीएल, सीएल किस से बनी होती है मुझे? सीएल सर क्या सीएल? सर सीएल क्या होती है? अरे सिलिका तो एल्युमिनियम से। कहीं आप अच्छा अच्छा, कहीं आप शेल गैस तो नहीं पूछ रहे? सिलिका एल्युमिनियम पूछ रहे थे सर। हाँ सीएल का तो सर शेल गैस पूछ रहे क्या? अरे नहीं सेल गैस नहीं पूछ रहा हूँ। जो पृथ्वी के अंदर पाई जाती है सिलिका एल्युमिनियम, वो पूछ रहे शायद। क्या अच्छा सीएल, सिलिका प्लस एल्युमिनियम। अच्छा सी में होता है सिलिका, तो क्रस्ट में होती है ना मेरे हिसाब से। क्रस्ट में होती है ना। अच्छा तो ये सर सीएल, अच्छा तो मुझे लगा शेल गैस। चलो ठीक है, मैं है ना एक चीज पूछा, ध्यान से सुनना, ये आ सकता है क्वेश्चन। जैसे मैं आरोही और मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर में दे रहा हूँ, तो मुझे बताना सही है गलत है। चलो मुझे से तुमसे पूछ रहा हूँ, पृथ्वी का जो आयतन होता है, डेंसिटी होती है, डेंसिटी वॉल्यूम पृथ्वी का जो वॉल्यूम है उसमें परपट्टी का कितना हिस्सा है, मतलब किसका सबसे ज्यादा हिस्सा है, सबसे कम हिस्सा किसका है, ये बता दो मुझे। सर सबसे ज्यादा मतलब आप ये क्रस्ट, मेंटल और कोर के बारे में ही पूछ रहे हो ना? हाँ तो सर सबसे ज्यादा कोर है, फिर मेंटल है, फिर क्रस्ट है। मतलब असेंडिंग ऑर्डर में मतलब सबसे बड़ा तो कोर है, फिर मेंटल है, फिर क्रस्ट है। सना बताइए तुम। तो सना नहीं मालूम तो। सना कहाँ भाग गई? आप डेंसिटी पूछ रहे हो कि वॉल्यूम आयतन उसका? सर मुझे तो जैसे जैसे सर उसमें ये तो उसका ये था, क्रस्ट का सबसे कम होता है। ठीक है, इतना तो ये है। तो सर जैसे आपने बोला कि ये कोर का कम होगा, तो फिर मेंटल का हो जाएगा सबसे ज्यादा। भाई मेंटल बहुत ज्यादा होता है, मेंटल में 84% होता है सोचो, फिर कोर में होता है 15%, 1% ही परपट्टी होती है, ये चीज याद रखना। तो मतलब मेंटल, क्रस्ट और कोर, मेंटल, कोर और क्रस्ट ऐसे। हाँ याद रखना, ये चीज इम्पोर्टेंट है। अच्छा ये ज्यादा नहीं होती है, ये याद रखना। जो तुम्हारा क्रस्ट होता है ऊपर वाला, ये सिलिका एल्युमिनियम से बना होता है, इसीलिए सीएल कहता है इसका। ठीक है, जो महासागरों में जो बनी होती है वो बनी होती है सीमेंट से, सिलिका और मैग्नीशियम से। फिर पट्टी के जो मतलब उसके ठीक नीचे मेंटल होता है, मेंटल सबसे ज़्यादा फैला रहता है, उसके बाद फिर कोड आता है। ठीक है, पर याद रखना जो कोड होता है वो सबसे ज़्यादा वहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ज़्यादा होता है, ये बात याद रखना। अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलो सेल कितने टाइप्स के होते हैं मुदीत, बताइए उनके बारे में। क्या सर? सेल के टाइप्स। सर सेल के टाइप्स तो अच्छा जैसे सोडियम पोटेशियम। अरे सेल क्या बोलेंगे इसको इंग्लिश में? सेल ही तो बोलते हैं। हाँ रॉक्स के टाइप्स बताइए मुदीत। अच्छा रॉक्स के टाइप पूछ रहे हैं, जैसे सर रॉक्स के टाइप हो गए अपने ये मेटामॉर्फिक रॉक्स हो गए, इग्निस रॉक्स हो गए, और कौन से हो गए? मेटामॉर्फिक हो गए, इग्निशियस रॉक हो गए, और एक और हो रहे सर अभी एकदम ऐसे ध्यान नहीं आ रहा। हाँ सेडिमेंट्री यस सर। प्राइमरी सेल किसको बोलते हैं? प्राइमरी रॉक। सर प्राइमरी रॉक तो सेडिमेंट्री रॉक ही होगी ना? नहीं इग्नियस होगी भाई, इग्नियस आग्नेय। अच्छा इग्नियस से मेटामॉर्फिक बनती है, फिर वो ऐसे फिर सेडिमेंट्री बनती है ना?
तो सर सेडिमेंट्री का मतलब तो हो गया जो रिवर्स से सेडिमेंट बह के आ रहे हैं वो, और प्राइमरी आपने मतलब बेडरॉक आपने बता दी, इग्नियस, और फिर जो बीच की है वो मेटामॉर्फिक, ऐसा है ना? ठीक है सर। जैसे जैसे सर एक एक मिनट, मुझे भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है। देखिए सर, जैसे आर्मी शेल होती है तो वो जब जब ये ज्वालामुखी वगैरह आते हैं तो ये लावा ठंडा होकर जब जम जाती है शैलें, उसको अग्नि शैल बोलते हैं। उसी को बोला तो जाता है। सर, हाँ सर, फिर उसके जैसे सर अवसादी शैल हो गई तो वो जो जो ये जम जाती है, अवसादी कार्ड जम जाती है, उनसे जो बनी होती है तो वो अवसादी शैल हो गई। और अभी यूपीएससी ने यहाँ से क्वेश्चन पूछा है। बताइए बताइए, अभी क्वेश्चन पूछूंगा आगे, बताइए। जो कायांतरित शैल है तो वो जैसे कि कायांतरित का मतलब होता है कि वो कायांतरित मतलब वो बदल रही है, मतलब ऐसा। तो सर जैसे प्राइमरी का हमने देख लिया, आग्नेय होती है, तो फिर ये जो सेडिमेंटरी है और मेटामॉर्फिक है, मतलब अवसादी और कायांतरित है, तो फिर इनको कैसे पता करेंगे? इनमें कैसे सेकेंडरी और वो करेंगे? मतलब क्या पता करना है? सेकेंडरी वाली है कि प्राइमरी वाली? अरे प्राइमरी जो देखो भाई, प्राइमरी जो ज्वालामुखी से बनी वो प्राइमरी हो जाएगी तुम्हारी, फिर उसका टुकड़ा होके वो तो कायांतरित सेल होगी, और कायांतरित सेल जब ये पानी वानी हवा इनके द्वारा जो बनती है वो होती है अवसादी सेडिमेंट्री रॉक्स। तो यार प्राइमरी तो ये हो गया तुम्हारे इग्नियस, फिर सेकेंडरी मेटामॉर्फिक, फिर तुम्हारा थर्ड होगा सेडिमेंट्री। चलो मुदित क्वेश्चन, बेसाल्ट चट्टानें जब बेसाल्ट रॉक होती है किसका टाइप है बताइए? सर बेसाल्ट, यस सर बता रहा हूँ सर, याद तो मतलब याद तो क्या कर रहा है, मतलब एक बार रिकॉल तो कर लूं। बेसाल्ट, बताइए बताइए। हाँ सर बेसाल्ट जो है ना ये अपना वो है, क्या बोलते हैं, इग्नियस रॉक है सर। ये फाइन ग्रेन होती है, बहुत बहुत पतले दाने की होती है सर। ठीक है, अच्छी बात है। चलो बताइए सना, बेसाल्ट रॉक्स का कोई उदाहरण बताइए भारत में। बेसाल्ट का सर? हाँ बेसाल्ट, सर दक्कन का पठार जो है। हाँ याद है ना, दक्कन का पठार इसी से बना हुआ, जो यहाँ से था महाराष्ट्र, एमपी और गुजरात वाले क्षेत्र में। चलो मुझे बता, ग्रेनाइट, ग्रेनाइट किसका होता है? अरे ना याद रखना, बेसाल्ट हो ना बहिर्वेदीय, एक्स्ट्रोजेनिक है, वो एक्स्ट्रोजेनिक है, याद रखना एक्स्ट्रोजेनिक है, एक्स्ट्रोजेनिक इंगेनियस है। इग्निश। तो अब ग्रेनाइट किसका होता है? सर ग्रेनाइट किसका होता है? तो अभी तो सर ये इंट्रूसिव इग्निश है ना? जैसे बेसाल्ट एक्सट्रूसिव है, ये इंट्रूसिव है, लाइट कलर की होती है। याद रखना है, ये पीछे पूछा भी है। और ये भी बता दूं सर ये कहाँ मिलती है? सर ये इसका अपना बड़ा उदाहरण है राजस्थान की अरावली रेंज, और सर अपने आंध्र प्रदेश के नेल्लूर वेल्लूर, और अपने कर्नाटका में मैंगलोर। ठीक है ना सर? अरावली का तो एग्जांपल मुझे हमेशा याद रहता है इसमें। अरावली क्वेश्चन पूछेगा भी, याद रखना। हाँ सर, यही कहीं सर यही क्वेश्चन नहीं पूछ ले कि ग्रेनाइट रॉक्स कहाँ इंडिया में पाया जाता है, निम्न में से कहाँ? पूछा जा सकता है। चलो ठीक है। हाँ सर मैं तो आपको जो जीवाश्म जो होता है ना, ये जीवाश्म कौन से रॉक्स में पाए जाते हैं मुदित? सर जीवाश्म क्या होता है? सर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। फॉसिल। बताइए कौन से सेल रॉक में पाए जाते हैं? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये सर। ये सर फॉसिल्स कौन से होते हैं? अच्छा सर बता रहा हूँ, ये तो सर पढ़ा है पर अभी एकदम सर मेरे हिसाब से सेडिमेंट्री रॉक में, क्योंकि जब वो सेडिमेंट बह के आते हैं ना तो वो उनमें छेद बन जाते हैं, उसमें घुस जाते हैं सर, जैसे बैक्टीरिया, एल्गी, फोटोप्लैंक्टन, ऐसे है ना? यार जैसे अगर पूछ ले तेल कहाँ पाया जाता है, याद रखना इसी में पाया जाता है, सेडिमेंट्री में। अच्छा तेल, हाँ सेडिमेंट्री में निकलेगा ना, पेट्रोलियम सर, वो ड्रिलिंग से। ये याद रखना। हाँ सर।
हाँ, दूसरी बात याद रखना, जो इग्नियस है और सेडिमेंट्री ये दोनों है ना, उसमें चेंज हो जाती है तुम्हारी मेटामॉर्फिक में, ये बात याद रखना। मेटामॉर्फिक में, हाँ चलो जी। तो मेटामॉर्फिक का कोई एग्जांपल बताइए, मतलब चलो नहीं वो नहीं सर एक बार सुना। नहीं, सुनो 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 क्वेश्चन। तो संगमरमर के पत्थर कहाँ पाए जाएंगे? सर मार्बल हाँ, मार्बल ये कहाँ पाया जाएगा? मेटामॉर्फिक। याद रखना ये चीज, ये इम्पोर्टेंट है। सर ये अपने मार्बल तो लाइमस्टोन से बनता है ना? अरे पाए कहाँ जाएंगे? लाइमस्टोन से ही बनता है, लेकिन तो ये इसमें सेडिमेंट्री है ना। हाँ, मतलब लाइमस्टोन तो सेडिमेंट्री है, मार्बल मेटामॉर्फिक बन जाए, मेटामॉर्फिक में बदल जाता है। हाँ, चेंज हो जाते हैं ना, ये वाला आग्नेय और अवसादी वाला। तो अपने मार्बल में सबसे ज्यादा क्या होता है सर? कैल्शियम कार्बोनेट होता है, क्या होता है ना, बताना प्लीज। लाइमस्टोन ही होता है ना, चूना पत्थर वाला, तो वो उसमें वो कैल्शियम कार्बोनेट ही तो है इसका कंपोजिशन। सेल रॉक साइकिल को कोई समझाएगा, एक्सप्लेन करेगा रॉक साइकिल को? मुझे बताइए, रॉक साइकिल को एक्सप्लेन कीजिए। सर रॉक साइकिल एक्सप्लेन करूं, शायद मतलब बीच में आप थोड़ा ऐड करते रहे ना, है ना? सर रॉक साइकिल शुरू होती है अपने मैग्मा से, फिर मैग्मा या लावा जब सॉलिडिफाई होके कूल होने लगता है तो वो इग्नियस रॉक बनाता है। और इग्नियस रॉक दो टाइप हैं, जैसे आपने अभी बताया, ग्रेनाइट जो कि इंट्रूसिव है और बेसाल्ट जो कि एक्सट्रूसिव है। इंट्रूसिव का मतलब होता है अंदर ही जम जाता है, और एक्सट्रूसिव का मतलब होता है बाहर आके जमता है। उसके बाद इग्निशियस रॉक के बाद आती है मेटामॉर्फिक, ये सेडिमेंट्री रॉक जो वेदरिंग और इरोजन डिपोजिशन की वजह से सीमेंटेशन, मतलब जब सेडिमेंट्स का सीमेंटेशन हो जाए वो सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाता है। उसमें सर सैंडस्टोन आता है, लाइमस्टोन आता है, सेलस्टोन आता है। उसके बाद मेटामॉर्फिक में सर, मेटामॉर्फिक जो पहले से एग्जिस्टिंग रॉक्स हैं वो हीट और प्रेशर में जाके जब हीटिंग के थ्रू बन जाते हैं, उसमें वो फिर मेटामॉर्फिक बन जाते हैं, जैसे अपन मार्बल, स्लेट एक्सेट्रा। उसके बाद इसके कुछ प्रोसेसेस हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं। सर पहला प्रोसेस है वेदरिंग और इरोजन, दूसरा है डिपोजिशन, कि डिपॉजिट तो होगा ही ना, अगर वेदरिंग हुई है तो डिपॉजिट तो होगा। उसके बाद सर कॉम्पैक्ट और सीमेंटेशन मतलब सेडिमेंट्स का फॉर्मेशन, जब कॉम्पैक्ट होके सेडिमेंट्स बनेंगे। उसके बाद हीट और प्रेशर मेटामॉर्फिक के लिए, और मेल्टिंग मतलब जब रॉक्स अंदर कोर से पिघलता है तो वो मेल्टिंग होती है ये। और इसकी सर स्टेजेस है, मैग्मा, इग्निशियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक और फिर मैग्मा, ऐसे इसकी स्टेज चलती है। चलो ठीक है, दूसरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, अच्छे से कर लेना इसको, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है? हाँ सर। ठीक है, अगला बहुत इम्पोर्टेंट है। चलो पृथ्वी की गतियाँ बताइए। क्या? स्पीड ऑफ अर्थ। सर स्पीड ऐसे, मतलब ये क्वेश्चन आएगा क्या सर, आपको लगता है? अरे स्पीड ऑफ अर्थ इसमें पूरा डायग्राम बना के रखा है कि ये नहीं, चलो फॉर्मेशन ऑफ जो लैंडफॉर्म है उसके बारे में बताइए कैसे होता है, ये यूपीएससी में बहुत बार पूछा है भाई। अच्छा, लैंडफॉर्म। सर लैंडफॉर्म, जो धरती पे लैंडफॉर्म है वो अलग अलग तरीके के हैं। जैसे रनिंग वाटर से बनेंगे कुछ, कोस्टल लैंडफॉर्म्स बनेंगे, एयर से बनेंगे, ग्लेशियर से बनेंगे और क्रास्ट से बनेंगे। सर रनिंग वाटर में रिवर वैलीज भी बनाती हैं। और उसके बाद सर रिवर वैली, जैसे सर इसमें ऐसे ये तो तरीके हो गए कि कौन से बनेंगे, और दो प्रोसेसेस भी हैं सर, जैसे इरोजनल और डिपोजिशनल। इरोजन मतलब कहीं से हटेगा और कहीं को डिपॉजिट होगा, मतलब डिपोजिशनल। जैसे कौन सी चीजें आती है, ये यूपीएससी में पूछा भी है सर। इरोजन में तो जॉर्ज आ जाएगा, कैनियन आ जाएगा, और डिपोजिशन में डेल्टा आ जाएगा या फैन आ जाएगा। हाँ यार देखो,
पृथ्वी की गतियाँ मतलब इसमें दो होता है, एक एंडोजेनिक एक्सोजेनिक। एक्सोजेनिक में आएंगे तुम्हारा या प्रदन और निष्पेक्षण, इसमें नदी आ जाएगी, बहता जल आ जाएगा, पवन आ जाएगी, समुद्री तरंग आ जाएगी, हिमनद आ जाएगी, याद रखना। फिर उसके बाद में आता है इंडोजेनिक फोर्सेज। इसमें होता है दो प्रकार के बल होते हैं, एक होता है आकस्मिक बल और एक पटल विरूपण बल। आकस्मिक बल जिससे आता है भूकंप आता है, ज्वालामुखी, भूस्खलन आता है। पटल विरूपण बल से तुम्हारा पर्वत निर्माणकारी बल होते हैं। तो ये चीज याद रखना। ठीक है सर। ठीक है, ओके सर। चलो, ज्वालामुखी। ज्वालामुखी क्या क्या निकलता है देखो, डायरेक्ट रिप्रेजेंट तो जब 24वें क्वेश्चन पूछा था, ये चीज याद रखना। लावा निकलता है, गैस से राखें निकलती है, बहुत सारी चीजें होती है। चलो अगला क्वेश्चन। चलो भूकंप को एक्सप्लेन कीजिए मदद। आवाज नहीं आ रही सर। भूकंप को एक्सप्लेन कीजिए, भूकंप को। सर अभी कर रहा हूँ सर। तो मतलब मैं हिंदी में बता सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं सर मैं बताता हूँ सर। भूकंप जैसा अपन को मालूम है, अर्थ की प्लेट का सडन मूवमेंट को भूकंप कहते हैं। इसके कुछ कारण हैं, जैसे पहला तो टेक्टोनिक प्लेट का मूवमेंट, जो जैसे सर या तो प्लेट कन्वर्ज होगी, मतलब भिड़ेंगी एक दूसरे से, या डाइवर्ज होंगी, अलग हटेंगी, या सबसाइड होंगी, एक के नीचे एक जाएगी, या एक के ऊपर एक चढ़ेंगी। ये तो टेक्टोनिक मूवमेंट हो गया। सर ये फॉल्ट लाइन की लिथोस्फेरिक प्लेट अपनी फॉल्ट लाइन के अराउंड मूव करेंगी, तो इसको कहते हैं टेक्टोनिक मूवमेंट। उसके बाद सर ज्वालामुखी, जिसको वोल्केनिक एक्टिविटी कह लेंगे। उसके बाद सर अपने कोई अंडरग्राउंड केव है या माइन है, वो ढह गई ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से, वो होता है अपना ह्यूमन एक्टिविटी कोलैप्स, जिसको माइन या केव्स का कोलैप्स होना कहते हैं। सर अब अर्थक्वेक में दो पॉइंट होते हैं, फोकस पॉइंट या और दूसरा एपिसेंटर। फोकस पॉइंट को हाइपोसेंटर भी कहते हैं। इट इज अ पॉइंट इनसाइड द अर्थ वेयर द अर्थक्वेक ओरिजिनेट्स। इसका मतलब है कि ये पॉइंट है अर्थ के इनसाइड जहां ओरिजिन होता है। एपिसेंटर मतलब ये डायरेक्ट अर्थ के सरफेस के ऊपर होता है। उसके बाद सर टाइप्स अर्थक्वेक जैसे मैंने बता दिए पहले ही, टेक्टोनिक की वजह से है, वोल्केनो की वजह से है, कोलैप्स की वजह से है, और ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से है। इसका मेजरमेंट या इसको मेजर कहते हैं सर, रिक्टर स्केल पे मेजर करते हैं और मर्सैली स्केल पे मेजर करते हैं। सर मर्सैली स्केल पे तो डैमेज मेजर होता है, और रिक्टर स्केल पे सर एनर्जी मेजर होती है। उसके बाद सर कुछ इफेक्ट है, ग्राउंड शेकिंग है, लैंडस्लाइड है, जमीन पे लैंडस्लाइड, और अगर पहाड़ों में अर्थक्वेक आए तो एवेलांची। उसके बाद सर अगर समुद्र के बीच में आए अंडर द सी तो सुनामी, और कुछ इसके जैसे लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, लाइफ, ये तो कॉमन अपन सबको मालूम ही है। तो बस यही मेरी एक्सप्लेनेशन यही है। हाँ सर, इसमें एक करंट अफेयर का ये है कि सर अभी जो अपन पहले सेस्मिक मैप ऑफ इंडिया फॉलो करते थे, उसकी जगह अभी सर रिसेंटली एक नया मैप रिलीज किया गया है, जिसमें 5 जोन्स की जगह 6 जोन्स हो गए हैं। तो लगभग पूरा नॉर्थ इंडिया हाई इंटेंसिटी जोन में आ गया है। तो सर ये एक करंट अफेयर है कि 5 जोन्स की जगह अब अपने पास 6 जोन है, और मतलब काउंटिंग में 2 से शुरू होता है। इसमें ऐसा है कुछ, मैंने सर नोट्स बनाया, अभी नोट्स में से बता रहा हूँ। इसके तो मैंने नोट्स बनाया, ये मैप, ये अर्थक्वेक मैप के है ना, मैं उसमें से बता रहा हूँ, ठीक है? मैं, क्योंकि ये तो अपने एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा सेस्मिक मैप्स वाला, कि मैंने नोट्स बनाए सर। मैं आपको 1 मिनट में, इसलिए ना सर नोट्स बनाने का फायदा होता है कभी कभी। सही है। 1 मिनट में, बस मैंने लिखा था सर कहीं, हाँ मिल नहीं रहा सर। 1 मिनट में ढूंढ लूं, मिल जाएगा। अगर ये टॉपिक अभी चल ही रहा है तो क्यों ना सर इसमें कवर करा। हाँ नहीं, आप ढूंढो, मैं इसमें कुछ और बताती हूँ सर। इसमें ना हाँ उसमें मैं वेव्स बता देती हूँ। बताइए, पूछा भी था 2023 में। हाँ तो इसमें ना 3 प्रकार की चीजें होती हैं, प्राइमरी तरंग और सेकेंडरी तरंग और सरफेस वेव्स वाली जो होती हैं। तो जो प्राइमरी वेव्स है उसमें क्या होता है
ये सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों माध्यम में चल सकती है, मतलब इसकी विशेषता है। और जो इसकी स्पीड है, जो गति है, वो अनुदैर्ध्य है, मतलब ऊपर नीचे ऐसे चलती है। और ये सबसे तेज होती है, सबसे पहले आती है, इसीलिए इसको प्राइमरी वेव्स भी कहते हैं। और इसमें नुकसान कम होता है कंपेयर टू सेकेंडरी तरंग से, कम विनाशकारी होती है। और जो सेकेंडरी वेव है तो वो सिर्फ केवल ठोस माध्यम में ही चलती है, लिक्विड में और उसमें गैसेस में नहीं चलती, एस वेव जो है। और जो इसकी गति है ना कणों की, तो वो ऊपर नीचे होती है, अनुप्रस्थ। उसकी अनुदैर्ध्य होती है, इसकी अनुप्रस्थ होती है। तो ये ना ज्यादा नुकसान करती है कंपेयर टू टी से। तो ये था। और तीसरी थी धरातलीय तरंग, सरफेस वेव। तो ये पृथ्वी की सतह पर आ जाती है, जैसे नाम ही इसका धरातलीय तरंग है। और ये सबसे अधिक विनाशकारी होती है। और ये ऊपर वाली उसमें आती है। तो यही था। और वैसे दो तरंग और होती है, लव वेव होती है, जिसको ये क्षैतिज गति में चलती है, ये वर्टिकल में। और एक रेली तरंग होती है, वो समुद्री लहर जैसी होती है। तो बस यही था। ठीक है मुदीत, कुछ बता रहे हो? सर अच्छा समझाया सर सना ने। हाँ सर। हाँ सर, ये जो 2025 का नया मैप है, ये रिलीज करता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ये अभी सर इसको रिवाइज करा गया है अंडर द अर्थक्वेक डिजाइन कोड। सर इसमें जैसे मैंने बताया काउंट 5 जोन्स हैं। सर इसमें एक ये कैच है कि इसमें जोन नंबर 1 नहीं प्रोवाइड किया जाता। इसकी नंबरिंग 2 से पहले 4 होते थे, 2, 3, 4, 5, अब 2 से 6 तक हो गया, तो ये 5 हो गए हैं। सर 2 नंबर का जोन सबसे लो रिस्क है, 3 नंबर का जोन मिडिल रिस्क है, 4th नंबर का जोन हाई रिस्क है, 5th नंबर का जोन वेरी हाई रिस्क है, और अभी ये जो 6th आया है वो अल्ट्रा हाई सेस्मिक रिस्क है। सर इसके कुछ मतलब इसमें क्या बोलते हैं सर, इसमें ना हिमालयस को 6th जोन में रखा गया है, ये देखते हुए कि अभी कई अर्थक्वेक हिमालय में नोट करे गए हैं। उसके बाद इस मैप के अकॉर्डिंग 61% ऑफ इंडियन लैंड मास इज अंडर मॉडरेट टू हाई सेस्मिक हजार्ड्स। अब इसमें सर नए मैप यूज करता है PSHA टेक्नोलॉजी, जिसको प्रोबायोटिलिस्टिक सेस्मिक हैजार्ड असेसमेंट बोलते हैं। ये प्रिडिक्ट अर्थक्वेक वेयर टू हैपन बेस्ड ऑन एक्टिव फॉल्ट्स एंड टेक्टोनिक स्ट्रेन। It recognizes the logged segments of main Himalayan thrust which are due for a major rupture। सर ये मैप ये बता रहा है कि जो मेन हिमालयन थ्रस्ट है, ये एक बड़े रप्चर के फ्यूचर में एक बड़ा रप्चर होने वाला है, क्योंकि जो इंडियन प्लेट है वो जो ऊपर वाली प्लेट, इंडियन प्लेट के ऊपर एक और प्लेट है ना, तिब्बतियन प्लेट, उसके नीचे सबसाइड कर रही है। तो हिमालय की हाइट तो बढ़ ही रही है, उसके साथ साथ एक बहुत रप्चर होने वाला है, एक फॉल्ट लाइन बन रही है बहुत बड़ी। वो अभी विजिबल नहीं है, पर वो कुछ सालों में अपन को दिख जाएगी। ये बता रहा था मुझे। अब क्या अगर अपडेट हुआ तो यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है, बात याद रखना। सर इसमें सबसे बड़ी कैच यही है कि जोन 1 है ही नहीं इसमें, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जोन 2 से 1 से 6 कर जाते हैं। इसमें जोन 1 है ही नहीं। इसमें जोन 2 से शुरुआत होती है, पहले 5 होता था, अब ये 6th जोन। अभी ये सर दिसंबर नवंबर में फर्स्ट वीक दिसंबर में रिलीज किया है PIB ने, मतलब BIS ने, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने। ये सर ये मैंने इसमें नोट्स बनाए थे, तो ये काफी अच्छा, मतलब ये अपने काम आ जाएगा सर, इसलिए मैंने सोचा मैं बात नहीं सही है। चलो भूकंप मापने का यंत्र कौन सा आसन है बताइए? और तीव्रता किस पे नापी जाती है, कौन सी स्केल पे नापी जाती है? सर रिक्टर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। चलो सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ पे है मुदीत बताइए? है सर वाटरफॉल, सबसे ऊंचा वाटरफॉल कहाँ पे है? ऊंचा मतलब हाइट में ऊंचा? हाइट
सर बता रहा हूँ, मैंने आपको शायद पहले भी बताया था, मेरे को याद एक बार, मेरे को याद एक बार, वाटरफॉल ना, हाईएस्ट वाटरफॉल सर इन वर्ल्ड या इंडिया? अरे भाई वर्ल्ड वर्ल्ड। अच्छा सर ऊंचा तो अपना वो ही है सर, एंगल फॉल्स है, एंजल फॉल्स, वेनेजुएला में। याद रखना ये चीज। सबसे ऊंचा जलप्रपात क्वेश्चन आएगा। दक्षिण अमेरिका का वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात है। ठीक है, ये आएगा क्वेश्चन। सना से क्वेश्चन। सना बता, नियाग्रा फॉल्स कहाँ पे है? बताइए पहले तो ये बता दो कौन से महाद्वीप में है, फिर उसके बाद में कौन सी कंट्रियों के बीच में है। बताइए नियाग्रा फॉल्स। क्या तो आ रहा है, 1 मिनट को। सर नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है, कौन कौन सी कंट्री के बीच में? सर नियाग्रा फॉल्स। वो तो याद नहीं आ रहा है। सर मैं बताऊं? बताइए मदीत। सर ये अपन ने पहले भी डिस्कस किया था सर, ये कनाडा और न्यूयॉर्क। याद रखना ये चीज, दोनों की बॉर्डर पे स्थित है। चलो अगला सना क्वेश्चन। विक्टोरिया फॉल्स कौन से महाद्वीप में, पहले तो ये बता दो, फिर कौन कौन सी कंट्रियों से लगा हुआ है इसकी सीमा। विक्टोरिया फॉल सर विक्टोरिया ना, हाँ ये साउथ अफ्रीका में, ओह सॉरी अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, तो कौन कौन सी कंट्री? वो नहीं याद सर। मुझे बताइए सर। एक कंट्री ध्यान आ रही है मुझे, ये जाम्बिया और जिम्बाब्वे। हाँ जाम्बिया और जिम्बाब्वे, ठीक है। याद रखना ये जिम्बाजी नदी पे है सर, जिम्बाजी नदी पे। जाम्बेजी नदी, हाँ जाम्बेजी नदी, जाम्बेजी। याद रखना, इम्पोर्टेंट है ये। विक्टोरिया अफ्रीका में है और नियाग्रा नॉर्थ अमेरिका, वो अमेरिका में, और ये एंजल साउथ अमेरिका में। अच्छा उसने लिखा है इसने ऐसे, मतलब एनसीईआरटी में से एकदम अलग से बना के। याद रखना ये चीज। ये किसको आवाज से आ रही है? सर आज थोड़ा जल्दी उठा था इसलिए। चलो सर मुदीत बताइए, स्टेक किससे बनते हैं? स्टेक क्या सर? स्टेक क्या होता है स्टेक सर? पता ही नहीं है तुम्हें? सर स्टेक क्या होता है मुझे नहीं मालूम। समुद्र, चलो ये बताओ, जो ओशियन करंट होते हैं उनसे कौन सी लैंड फॉर्म्स बनती है? स्टेक बोलते हैं सर। हाँ अच्छा, ओशन करंट से लैंड फॉर्म। अच्छा सर स्टेक नहीं स्ट्रेट। ओहो अच्छा स्ट्रेट बोलो ना। स्टेक नहीं, स्टेक ही है, STACK। ये स्टेक आधा सा टैग के ऊपर 2 मात्रा का स्टेक। अरे ओशियन करंट से निर्मित बनी हुई चीजें होती है, जैसे समुद्री गुफा बनती है, तटीय मेहराब बनते हैं। याद रखना ये। अच्छा याद रखना। अच्छा जब समुद्री अपरदन से बनी हुई होती है, जब वो पानी से टकराती है ना, तो उसका कुछ वो भाग टूट के अलग हो जाता है, तो फिर वो बचा हुआ जो पार्ट होता है जिसे कुछ गुफा का रूप ले लेता है। क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो ये चीज याद रखना। हाँ, कुछ आर्च का रूप ले लेता है, उसको पूछते हैं स्टेक। उसमें वो बनती है, पर उसमें केव बनती है, आर्च बनती है, स्टेक बनती है, स्टम्प बनती है, तो वो चीज। ओके। लोएस किसे कहते हैं? लोएस और सबसे ज्यादा लोएस कहाँ पाए जाते हैं? बताइए सर। लोएस मतलब सोचिए। अरे लोएस जो मिट्टी से बनते हैं, चाइना में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। चलो
मुदित, एयर का तो ये वो है क्या जो जो वो होती है उपजाऊ मिट्टी के लिए? अरे नहीं, लोएस जो रेत के टीले वीले बनते हैं वैसा ही होता है। जब ये बालू का अच्छा। विशेष क्षेत्र निक्षेपित हो जाती है तो लोएस क्या आ जाता है उसको। चलो ठीक है, छोड़िए। मेंस में क्वेश्चन आया था कि किन किन से क्या क्या कौन सी चीजें बनती है। एयर का कंपोजिशन बताना है ना सर? बताइए सर, एयर में मुख्यतः नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन लगभग 21% होती है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड के बाद अदर्स में ग्रीन हाउस गैसेस, वाटर वेपर, ओजोन, डस्ट पार्टिकल्स वगैरह वगैरह होते हैं। अरे याद रखना, देखो पहले नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम ऑक्सीजन, फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, फिर तुम्हारा होती है, नहीं उससे कम होती है तुम्हारी ऑर्गन। हाँ, यही पे फंसाता है यूपीएससी, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड दे देता है और हम लगा के आ जाते हैं, तो वही बस ऑर्गन होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑर्गन होती है। ऑर्गन नहीं सर, ऐसे है, ऑक्सीजन के बाद हीलियम है शायद, फिर ओजोन है, फिर आर्गन है, हाइड्रोजन है, फिर ऐसे ऐसे है। इसमें जो एनसीईआरटी में दिया था उसमें नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन, फिर ऑर्गन है, फिर उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड दिया है, फिर अन्य सभी में 0.04%। आर्गन ना, आर्गन शायद। हाँ आर्गन, इसमें ना वो नहीं आएगा, हीलियम नहीं आएगा, थर्ड नंबर पे आर्गन ही आएगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, आर्गन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड है इसका मतलब। हाँ यही इसमें। ये मेरा भी गलत हुआ था, क्वेश्चन आया था। चलो मुरीद बताइए कि इसका ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, कैसे होता है ये जनरेट? सर ग्लोबल वार्मिंग बेसिकली, चलो उससे पहले नहीं, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट बताइए पहले। सर ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट बताऊं आपको सर? सर ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट का मतलब होता है कि जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं जैसे मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, वाटर वेपर वगैरह वगैरह, ये ट्रैप होके वापस रिफ्लेक्ट बैक नहीं हो पाती हैं, तो ट्रैप होके ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में रिएक्शन करती हैं हीट से, जो सन रेज हीट एनर्जी आती है उससे। तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है? हाँ सर वो भी है ना, वो वैसे कार्बन डाइऑक्साइड का काम अपने इसको गर्म करने का है ना, अपने अर्थ को, वो है। तो सर ग्रीन हाउस इफेक्ट इन ग्रीन हाउस गैसेस के रिफ्लेक्ट बैक नहीं होने से यहाँ ट्रैप होने से, जिसको ओजोन में कभी ट्रैप हो जाती है या जैसे भी अपन पढ़ते हैं, उसमें ट्रैप होने की वजह से अर्थ का टेम्परेचर जो है वो ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ा देती है, वो है सर ग्रीन हाउस इफेक्ट। या अगर आपको मैं और ढंग से बताऊं तो सर ये वो प्रोसेस है जहां रेडिएशन जो अपने प्लेनेट की एटमॉस्फेयर को वार्म कर देता है, और उसके मतलब वही मेरा मतलब ग्रीन हाउस रेडिएशन की वजह से वार्म हो जाती है। तो सर इसका मैकेनिज्म ऐसा है कि अपने सर वही मैकेनिज्म है, मतलब मैं क्या बताऊं, मतलब इसमें सारी चीजें तो बताइए मुझे कि नाइट्रोजन को पौधे जो है डायरेक्ट अज्यूम कर सकते हैं? नहीं सर, रूट्स के थ्रू नहीं सर, नाइट्रोजन को डायरेक्ट नहीं लेते हैं, वो रूट्स के थ्रू रहते हैं। जब किसी भी लिविंग बीइंग की डेथ हो जाती है, जैसे हमारी डेथ हो गई, तो हम अगर धरती में, ये मेरे को एक ध्यान आ रहा है, एक हमने नाइट्रोजन साइकिल कभी मैंने पढ़ी थी, तो उसमें ऐसा था कि भाई डेड बॉडी से रिलीज होती है नाइट्रोजन, उसको कोई सर्टेन टाइप के बैक्टीरिया प्रोसेस करके सिंपल बना देते हैं, और फिर प्लांट्स की रूट्स उनको एब्जॉर्ब कर लेती हैं। मुझे ये ध्यान आ रहा है सर दिमाग में, अब मैं उसको कैसे बताऊं? याद रखना, पर ये चीज डायरेक्ट नहीं ले सकते, ये बात याद रखना, ये मेन इम्पोर्टेंट है। कुछ मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु, कौन से जीवाणु होते हैं बताइए वो? सर साइनोबैक्टीरिया नहीं, राइजोबैक्टीरिया होते, कौन से थे बताए सर ना? यूपीएससी ने ना यही पूछा है, तो ये चीज याद रखना, ये आगे 11th-12th बायोलॉजी पढ़ोगे तब आपको वहाँ मिलेगी ये चीजें। मुझे साइनोबैक्टीरिया कैसे याद आ गया? साइनोबैक्टीरिया तो क्या, उसका तो अलग काम होता है ना, क्या काम होता है साइनोबैक्टीरिया का बताइए?
आपका साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी है, मुझे ये मालूम है। अरे नहीं, वो उसका काम नहीं होता ये। राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है ना, दालों की जड़ों में पाया जाता है, इसीलिए बोलते हैं। हाँ। वो चेंज नहीं सर, साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, और जो ये राइजोबियम है ना, ये उसमें पाया जाता है। किसमें? दालों वाले में। हाँ तो वही तो और ना, हाँ तो वही करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन वही करता है। दाल वाले जो जिसमें फलीदार वो होते हैं वो ज्यादा करते हैं। और उसमें ना एक फैक्ट है कि अरहर की दाल नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करती, वो अपवाद है उसका। मैंने एनसीईआरटी में ही पढ़ा था। अरहर की दाल मतलब उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पता नहीं मुझे तो उसका। लेकिन ये जो है ना, ये भी करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। साइनोबैक्टीरिया भी आ जाएंगे इसमें। अच्छा, राइजोबियम, साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं ऐसा। चलो चलो, वायु चक्कर बताइए सना। वायु चक्कर बताइए। वायु चक्र, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। एयर साइकिल बताइए, एयर साइकिल। मैं सर 2 मिनट आता हूँ, पर वॉशरूम जाके। हाँ आइए। ठीक है सर। सर वायु चक्र में तो ये आएगा क्या जो हम पढ़े थे, क्षोभ मंडल, समताप मंडल? उठा के फेंक दूंगा, वो क्यों आएगा भाई? मुझे वो बताइए, मुझे समझ ही नहीं आया। अरे देखो, जब वायु गर्म होती है तो वो फैलती है, ये बात याद रखना, ठीक? और हल्की होकर ऊपर उठती है, ठीक? पर वही ठंडी वायु जो होती है वो सघन होती है और भारी होती है, इसीलिए नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है उसकी। गर्म वायु ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्र में ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहां आ जाती है। इस प्रकार वायु चक्कर चलता रहता है। अच्छा सर, गर्म वायु ऊपर उठती है और तो वहाँ पे लो प्रेशर वही हो जाता है ना सर, फिर वहाँ पे वो आ जाती है। चलो, पेड़ पौधे भोजन के रूप में क्या ग्रहण करते हैं? ये पेड़ पौधे भोजन के रूप में सनलाइट से वो करके क्रिया करके फोटोसिंथेसिस बनाते हैं। यार ना, हरे पादप जो है ना, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं भोजन के रूप में। और मनुष्य और पशु, याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, तो ये भी है ना, ये जुबाली करते रहते हैं, मतलब वो खाना, ये जानवर जितने भी होते हैं जुबाली करते हैं, तो याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है उस टाइम। मीथेन भी निकालते हैं शायद। हाँ, मीथेन भी निकालते हैं, NH3। अपन इसमें क्या संतुलन बना रहता है, जितना पेड़ बनाते हैं ना ऑक्सीजन, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर लेते हैं, उतने आदमी निकालता रहता है। तो अपन तो ये संतुलन बना रहता है। संतुलन जब बिगाड़ देते हैं तब दिक्कत होती है। ये होता है कोयला, खनिज तेलों के ईंधनों के जलाने से गड़बड़ी। तुम बताओ, जलवायु को प्रभावित करता है वायुमंडल की। आप बताइए वायुमंडल की संरचना। आप वायुमंडल की संरचना बताइए। अच्छा, वही सर, वो सब क्षोभ मंडल ना। क्षोभ मंडल होता है सर, पहले तो बता दूं, क्षोभ मंडल होता है, फिर उसके बाद में समताप मंडल होता है, उसके बाद में मध्य मंडल होता है, फिर उसके बाद में ये होता है सर, मध्य मंडल के बाद में थर्मोस्फेयर होता है, जिसको आयोनोस्फेयर भी कहा जाता है। फिर उसके बाद में वायुमंडल होता है। चलो, माउंट एवरेस्ट कहाँ तक है बताइए? माउंट एवरेस्ट कहाँ तक है? कहाँ से लेके कहाँ तक है ऐसा? अरे मतलब कौन से मंडल में पाई जाएगी वो, ये बताइए मुझे। कितनी लेंथ है उसकी? 8,800। वो 800 मीटर है। 8,800 मीटर। क्षोभ मंडल में क्षोभ मंडल में पाई जाएगी। और हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं? और ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती है? वो समताप मंडल में पाई जाती है ओजोन लेयर भी, और उसमें ही वो एरोप्लेन उड़ते हैं समताप मंडल में। तारे कहाँ पाए जाते हैं? तारे तो सर वो तो अलग उसमें पाए जाते हैं ना, इसमें नहीं पाई जाती। ये तो अर्थ का वो है। चलो ठीक है, मौसम की सभी घटनाएं कहाँ पाई जाती है? कहाँ घटित होती है मौसम की सभी घटनाएं?
क्षोभ मंडल में होती है सर, जिसको हम ट्रोपोस्फीयर भी बोलते हैं, बादल, बारिश, तूफान, ये सब। और यहाँ पे रीजन ये कि यहाँ पे जो होता है ना, वो वायु का जो है ना, यहाँ पे वायु सघन होती है इस एरिया में। 0 से 12 किलोमीटर होता है, 13 किलोमीटर। 12 से 16 मतलब लगभग। और फिर उसके बाद में ना स्ट्रेटोस्फेयर होता है 12 से 50, तो यहाँ पे ओजोन पाया जाता है और तापमान ना ऊंचाई के साथ बढ़ता है यहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर में, मतलब जो वो है समताप मंडल। वो कौन सी जगह है जहाँ पे उल्का पिंड जल जाती है? ये मीजोस्फेयर में आएगा, 50 से 85-80 के बीच का एरिया है यहाँ पे। यहाँ पे जल जाते हैं मध्य मंडल वाले में। फिर उसके बाद में थर्मोस्फेयर आएगा, यहाँ पे तापमान बहुत अधिक होता है, और तो इसको थर्मोस्फेयर नाम भी रखा, जिसको थर्मो मतलब टेम्परेचर वगैरह का। रेडियो के लिए कौन सा यूज किया जाता है, कौन सा वायुमंडल यूज किया जाता है? सर मैं बताऊं, हाँ बताइए। रेडियो वेव। सर ये मेसोस्फेयर, ये जो है अपनी थर्मोस्फेयर या आइनोस्फेयर में, बिल्कुल सही। हाँ, मतलब उसको वायुमंडल बोलते हैं, वायुमंडल। चलो, अच्छा कौन सी गैसें जो है अंतरिक्ष में तैरती रहती है? सर तैरती रहती है मतलब, अच्छा ये सना बताएंगी, बट फिर मेरे को तो मालूम है। बताइए भाई सना, कौन सी गैसें जो है वायुमंडल में तैरती रहती है, बताइए। सर वो हीलियम है क्या सर? नहीं, याद नहीं आ रहा मुझे। हीलियम और हाइड्रोजन है। अच्छा, हाइड्रोजन, ये पता होनी चाहिए। चलो मुझे बताइए, जलवायु क्या होती है? जलवायु, सर जलवायु मतलब क्लाइमेट। हाँ, यस यस। सर क्लाइमेट एक कहीं भी सराउंडिंग का एक परमानेंट वेदर कंडीशन होता है, मतलब एक समानतः वेदर, क्या बारिश है या कैसा उसका मतलब क्या पैटर्न रहता है, वेदर का पैटर्न लंबे समय तक का एक कोई भी एरिया में या कोई भी लोकेशन पे मतलब इसके लिए कंसिडर करा जाता है लगभग 10 साल का एक 10 साल का एक एज गैप, मतलब एज गैप कह रहा हूँ, एक वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड सर, लंबा जो कंडीशंस लंबे समय तक एक जैसी बनी रहती हैं, जैसे कहीं अपने इंडिया में वैसे तो मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है जिसमें फिक्स सीजन्स हैं कि सर्दी इन महीनों से पड़ेगी, गर्मी इन महीनों से पड़ेगी, बारिश की विंड इस महीनों में आएगी, उसको क्लाइमेट कहते हैं। चलो ठीक है सना, बताइए, मैं एक स्टेटमेंट बोला हूँ, सही है गलत? सूर्य ताप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर बढ़ती है। क्या सूर्य ताप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर? नहीं, गलत है सर। क्या होता था फिर? बढ़ती नहीं, घटती है सर। क्यों घटती है? वहां पर क्योंकि सर जो पृथ्वी का आकार है ना, वो गोल नहीं होके वो वैसा है, थोड़ा सा चपटा आकार, इसीलिए। मुझे तो सही रीजन बताइए। है सर, मतलब क्यों जो है, जो सोलर मतलब कि सन की लाइट की मात्रा क्यों घट जाती है भूमध्य रेखा से अपन जब पोल की तरफ जाते हैं तब? सर इसलिए घट जाती है कि सर एक तो अर्थ टिल्टेड है, और कभी सन हमेशा सन इक्वेटर्स के मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में मतलब इसका आपने बताया था कि बीच में ज्यादातर नहीं रहता, वो घूमता रहता है, इसलिए। एक तो टिल्ड है और दूसरा ना आकार जियोइड है उसका, तो इस वजह से भूमध्य रेखा पर पड़ता है, ऊपर जाते हुए थोड़ा वो हो जाता है कम, वो भी रीजन है। जब पृथ्वी झुक जाती है ना तो तिरछा हो जाता है, सीधी रेखा पड़ने की बजाय वो तिरछा हो जाता है, तो उधर कम जाता है उसमें पोल की तरफ, और सीधा इक्वेटर पे ज्यादा होता है। चलो, वायुदाब क्या होता है? वायुदाब सर वायु का जो वो होता है,
अरे पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। चलो मैं समना में स्टेटमेंट बोला, वायुमंडल ऊपर की ओर जाने पर दाब में तेजी से बढ़ने लग जाता है, सही है? संताप मंडल में सर, वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर गलत है सर। क्या होता था फिर? सर संताप मंडल का पूछ रहे हैं कि अरे वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब बढ़ेगा या कम होगा? क्यों कम होता है? क्यों कम होता है? क्योंकि सघनता कम हो जाती है, उसकी सघनता कम होती है तो ऊपर उठने पे वायु विरल हो जाती है तो दाब कम हो जाता है। याद रखना। सबसे ज्यादा कहाँ होता है वायु दाब? नीचे की ओर, क्षोभ मंडल में नीचे की ओर। अरे समुद्र स्तर पर याद रखना सबसे ज्यादा होता है, ऊंचाई पे जाने पर घट जाता है। ठीक है। अगर वायु दाब का हॉरिजॉन्टल आपको डिवीजन देखना है तो याद रखना इसका डिपेंड करेगा वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। ये अधिक तापमान वाले क्षेत्र में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है और यह निम्न दाब क्षेत्र बनाता है, याद रखना। और निम्न दाब बादल युक्त आकाश और नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। और जहाँ कम तापमान वाले क्षेत्र होंगे तो वहाँ की वायु ठंडी होती है, इसके फलस्वरूप यह भारी होती है। ये भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है और उच्च दाब के कारण स्पष्ट स्वच्छ आकाश होता है। वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है, ये चीज याद रखना। हाई प्रेशर से हमेशा लो प्रेशर की ओर जाता है। ठीक। तो जब उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु जाएगी तो उसी को ही क्या कहते हैं? पवन। उसी कारण हवा चलती है, ये चीज याद रखना कि दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है। चलो पछुआ पवने किसको कहते हैं? पछुआ पवने सर वेस्टर्ली उसको बोलते हैं जो पश्चिम की ओर से आती है। और स्थायी पवने? स्थायी सर जो उसमें स्टेबल होती है, जैसे कि एग्जाम्पल ये बताई तो। एग्जाम्पल क्या है इसका? वही याद नहीं आ रहा है, मतलब ट्रेड विंड्स और ईस्टर्लीज वेस्टर्लीज जो है ना सर, ये स्थायी पवन ही बोलते हैं। वेस्टर्लीज को स्थायी पवन ही व्यापारिक पवनों को बोलते हैं, व्यापारिक ट्रेड विंड्स को, और तुम्हारे ईस्टर्लीज को बोलते हैं स्थायी पवने। और मौसमी पवने मतलब जो मौसम के अनुसार बदलती रहती है, जैसे भारत में मानसूनी पवने होते हैं। स्थानीय पवने जो मतलब ये पवन किसी छोटे क्षेत्र के वर्ष या दिनों के लिए विशेष समय चलती है, जो उदाहरण के लिए स्थल व समुद्री समीर के बीच में चलती है। या गर्म और शुष्क स्थानीय पवने याद रखो, लू, ये सब चीजें याद रखना। सर स्थल समीर में बताओ ये क्या होता है? स्थल समीर और समुद्र समीर जो होता है, जब दिन का समय होता है, हम एग्जाम्पल लेंगे मुंबई का फॉर एग्जाम्पल, तो क्या होता है वहाँ पे जब दिन होता है मुंबई में तो वहाँ पे बहुत गर्म होती है, तो गर्म होकर हवाएं ऊपर उठ जाती है, क्योंकि लैंड जो होता है ना वो कंपेयर टू ओशन के या सी के जल्दी गर्म हो जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है लो प्रेशर बनता है। तो जब लो प्रेशर बनता है तो जो समुद्र है वहां से उसको वो मिल जाता है, निम्न दाब वाला इधर आ जाता है, तो उसको बोलते हैं स्थल समीर। और रात के समय में वहीं पे जब होता है तो वहीं पे क्या होता है, तो जब पूरे दिन के तापमान से समुद्र गर्म हो जाता है, वहीं रात में जो मुंबई का एरिया है मान लो ठंडा हो गया, तो फिर वहां से उठेंगी हवाएं समुद्र से ऊपर को हाई प्रेशर बना के, तो इधर से मुंबई के लैंड से जाएगा इधर एयर समुद्र की तरफ, तो फिर वो हो जाएगा समुद्र समीर, तो उसको बोलते हैं इससे मतलब। अच्छा, मुदित है? कहाँ भाग गया मुदित? नहीं सर खाना खा रहा हूँ सर। अच्छा सर खाना खा रहा हूँ। ठीक आगे समझ मुदित हुए। चलो सना बताइए वायु दाब पेटियों को एक्सप्लेन कीजिए, वायु दाब पेटियों को बताइए। सर वायु दाब पेटियां ये वाली, ये ना सर एक मिनट रुको। सर ये ना जो ये ट्रेंड वीड होती है वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज वाली ना, वही तो वायु दाब पेटियां। सर ऐसे मैं बताती हूँ सर, एक वो ही है ना जो वो वाला डायग्राम था, मैं पढ़ी नहीं, मैं बता देती हूँ, मुझे याद है। इक्वेटर से लेके नॉर्थ तक जाएंगे हम 30 डिग्री तक,
है ना, और इक्वेटर से लेके नॉर्थ तक जाएंगे साउथ में 25 डिग्री तक। 25 तो वहाँ 25 से 23 में, क्योंकि वह साउथ में इसलिए 25 जाएंगे क्योंकि वहां पे सीज ज्यादा है, लैंड कम है, इसलिए। अच्छा। हाँ, तो 25 ही जाते हैं मतलब जैसे, और नॉर्थ में जाएंगे 23 क्योंकि वहां पे लैंड है, इसलिए। तो जो वो है, तो वहां से इक्वेटर से, तो सर ये इसमें ना कोरियोलिस बल भी आ जाएगा। अगर हम पढ़ेंगे ना एक साथ उस डायग्राम को, तो कोरियोलिस बल भी आ जाएगा। तो फिर सर इसमें 3 चीजें आ जाएंगी, एक बार में डायग्राम बना लेती हूँ। ये आना चाहिए भाई। हाँ सर, 1 मिनट दीजिए बस प्लीज, तो हो जाएगा यहाँ पे। मुझे ये बता, डोलड्रम कहाँ बनता है? सना बताए, डोलड्रम कहाँ बनता है? डोलड्रम सर याद तो आ रहा है मुझे, नहीं पता, फिर मैं बता दूं, पता चले तो मैं बता दूं। सर मैं ये समझा देती हूँ पहले, देखिए सर, जो हाँ सर, जो ये है ना सर, ये इक्वेटर वाला जो 0 डिग्री है ना सर, जब हम इसके यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लो प्रेशर बनता है। लो प्रेशर बनता है क्योंकि यहाँ ये इक्वेटर पर सनलाइट सबसे ज्यादा पड़ती है, और यहाँ से टेम्परेचर अधिक होता है, तो हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती है। फिर यहाँ से ऊपर उठ के ये नॉर्थ में 25 डिग्री जाती है, और साउथ में, वो नॉर्थ में 30 डिग्री और साउथ में 25 डिग्री जाती है। यहाँ पे हाई प्रेशर बनता है, इसको हाई प्रेशर बेल्ट जोन भी बोलते हैं। हाई प्रेशर बेल्ट जोन तीसरे, और इसको लो प्रेशर इक्वेटर लो प्रेशर बेल्ट जोन बोलते हैं 20 डिग्री वाले को। तो सर यहाँ से यहाँ पे जब जाते हैं ना 30 डिग्री वाले पे, तो यहाँ पे बहुत अधिक तापमान होता है, और यहाँ पे ना डेजर्ट भी इसी एरिया में पाए जाते हैं, 30 उस पे 30 डिग्री वाले एरिया पे, और इधर 25 साउथ में 25 वाले एरिया पे। फिर यहाँ पे जो इक्वेटर पे है बहुत वर्षा बारिश पड़ती है, और ये एक घना वनस्पति क्षेत्र भी है। वहीं 30 वाला जो वो डेजर्ट का इलाका है, वहां पे सूखा पड़ता है क्योंकि वहां पे हाई प्रेशर बनता है, गर्म हवाएं नीचे उतरती है। और उसके बाद में आएगा सर, इसका एक और रीजन है, जैसे कि इक्वेटर है ना सर, यहाँ पे ये था, जो स्पीड रहती है वो 1400 किलोमीटर स्पीड रहती है वायु की, है ना सर। लेकिन ये मैं से फिर उसके बाद में जो ये 30-25 वाली आती है, यहाँ पे 800 किलोमीटर स्पीड रहती है। अच्छा। हाँ, 800 नहीं सर, नहीं, 1 मिनट रुको, स्पीड का छोड़ देते हैं, मुझे इसमें कंफ्यूजन हो रहा है। नहीं, छोड़िए, उसका मतलब भी नहीं। हाँ, फिर उसके बाद में सर ये यहाँ से हवाएं फिर आती है, जो यहाँ से हाई प्रेशर बना, नीचे हवा उतरी, फिर ये आती है इधर इक्वेटर की तरफ जाती है, साउथ में इक्वेटर की तरफ आएगी ऊपर से, नॉर्थ से, और ऊपर जाएगी उधर की तरफ, जहाँ बोलते हैं सब, ये वाला पोलर वाला, सब पोलर जोन। तो यहाँ पे जाएंगे ना, तो सर यहाँ पे ये ऊपर से गिरेंगी, यहाँ पर हाई प्रेशर बनाएगी पोल वाले इलाके में, तो उसको बोलते हैं सब ट्रॉपिकल पोलर जोन। और यहाँ से सर पॉइंट यहाँ पे देखिए सर, ये वाली जो 30 वाला है, जहाँ पे डेजर्ट बनता है, तो यहाँ पे जब हवाएं नीचे उतरती है ना, तो प्लस 6.5 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज होता है। लेकिन जब हवाएं ऊपर उठती है, जहाँ पे इक्वेटर लो प्रेशर जोन है, वहां पे -6.5 डिग्री टेम्परेचर कम होता है। लेकिन जहाँ ये पोलर वाला है, यहाँ पे हाई प्रेशर बनता है, लेकिन वहां पे क्या है, वहां पे बर्फ ज्यादा है, हिम है ना, वहां पे जमाव है,
तो जब नीचे हवा उतरती है तो वहां पे प्लस टेम्परेचर होता है 6.5 और उससे भी अधिक हो जाता है। तो ये इसका फैक्ट है। जैसे बोलते हैं ना, हमने याद कर लिया है कि हवाएं जब नीचे उतरती है तो टेम्परेचर बढ़ता है क्योंकि उसकी सघनता बढ़ती है और उसमें सघनता के साथ साथ उसका टेम्परेचर भी बढ़ता है। लेकिन जो पोलर वाला एरिया है वहां पे ऐसा नहीं होता, वहां पे टेम्परेचर घटता जाता है। तो इसकी ये था। ऐसे ही सर, जब ये नीचे आएंगी पोलर से तो ये इधर जाएंगी, इनको हम बोलते हैं, हाँ कोई बोलेंगे हम वेस्टर्ली, नहीं ईस्टर्लीज बोलेंगे। ये इधर आएगी सब ट्रॉपिकल पोलर जोन पे ऐसा। और सर जो डोलड्रम्स का जो है ना सर, वो लो प्रेशर जोन पर बनता है डोलड्रम। चलो ठीक है। मोदित खाना खा लिया? जी सर, खा लिया सर। चलो आइए, तो अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलो, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है इसमें, पर ये मैप है ना थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा। चलो फिर भी ट्राई करता हूँ। चलो, चीन से कौन कौन सी नदियाँ बहती है मुदित बताइए, कोई फेमस नदी चीन से बहने वाली? सर चीन से येलो रिवर या यांगस्टी रिवर। ओके। मेकोंग रिवर भी वहीं से निकलती है। हाँ, मेकोंग गंगा। हाँ, मेकोंग गंगा। मिसिसिपी नदी कौन से महाद्वीप में है सर? नॉर्थ अमेरिका। और सॉल्ट लेक सिटी? सर सॉल्ट लेक सिटी, सर ये याद नहीं ना, अफ्रीका में। अरे अमेरिका में है। अमेरिका में कौन सी है सर? सॉल्ट लेक सिटी। और वो ग्रेट बियर झील और ग्रेट स्लेव झील? अमेरिका। अरे मतलब उत्तर अमेरिका में है, परंतु कनाडा में है वो। हाँ, कनेडियन शील्ड के एरिया में आती है वो, जो थी ये सबसे बड़ी झील भी है उसमें, ग्रेट वाली, सुपीरियर। चलो ठीक है। नाइजर नदी कहाँ बहती है? नाइजर? सर नाइजर नदी अफ्रीका। कौन से पार्ट अफ्रीका के, कौन से अफ्रीका के पार्ट में बताइए? गल्फ ऑफ गिनिया हाईलैंड। वही है ना सर जो दो महाद्वीप बनाती है, दो डेल्टा बनाती है। वही। विक्टोरिया झील कहाँ है बताइए? सर जाम्बिया और जिम्बाब्वे। कांगो नदी, कांगो। हाँ, ये कांगो में है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में। और ऑरेंज नदी है यहाँ पे साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका पे नीचे। और डेनब्यू नदी? डेनब्यू सर ये डेन्यूब कहाँ बहाओगे आप इसको? कहाँ बहाओगे सर? सना से पूछो। ऑस्ट्रेलिया में कौन सी नदी है मुदित? है सर? ऑस्ट्रेलिया में कौन सी नदी बहती है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में? सर ऑस्ट्रेलिया की मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं आपको नॉर्थ अमेरिका के बता सकता हूँ, साउथ अमेरिका के बता सकता हूँ, ऑस्ट्रेलिया में मैंने ध्यान नहीं दिया सर। चलो मुझे बता, सैलिनिटी क्या होती है? अब सबसे ज्यादा सैलिनिटी कहाँ पाई जाती है? सर डेड सी। याद रखना, डेड सी में तुम जाके कूद भी जाओगे ना, मरोगे नहीं, उसमें डूब नहीं पाओगे सैलिनिटी के कारण। क्योंकि सैलिनिटी मतलब द अमाउंट ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट इन वो वाटर, फ्रेश वाटर। चलो, ये यूपीएससी ने 2 बार क्वेश्चन पूछा सोचो इस टेबल से। तो मुझे जल का वितरण का डिस्ट्रीब्यूशन बता दीजिए, सबसे ज्यादा से सबसे कम की तरफ। सर ये टेबल ऐसा एक याद होना चाहिए। यूपीएससी ने 2 बार क्वेश्चन पूछ चुका लगातार। 2013 में पूछा, 2021 में पूछा। ये ना सबसे ज्यादा तो सर मुझे याद आ रहा है, उसमें पाया जाता है ग्लेशियर में। हाँ, अरे भाई सबसे ज्यादा तो महासागर में है, फिर महासागर वाला पानी पीने योग्य नहीं होता है।
उसके बाद में जो है भाई पीने योग्य पानी उसका जो है सबसे ज्यादा ग्लेशियर में पाया जाता है। तो सर आपने फ्रेश वाटर नहीं पूछा था क्या? मैंने ओनली ये पूछा था पानी का जल का वितरण बताइए। अच्छा सर, हाँ तो वो तो फिर ओशन आ जाएगा फिर। लेकिन चलो सबसे कम पानी कहाँ पाया जाता है, सबसे कम पानी बताइए सर। देखिए सर, पहले तो जैसे चलो मैं स्टेटमेंट देता हूँ ना, ऐसे तुम लोग ने सबसे ज्यादा शुद्ध जल पीने योग्य पानी कहाँ पाया जाता है बताइए। ऑप्शन दीजिए सर। ये हाँ ऑप्शन तो दो। ग्लेशियर के रूप में, ग्राउंड वाटर के रूप में, वायुमंडल में, नदियों में, कहाँ पाया जाता है? ग्लेशियर सर ग्लेशियर। याद रखना महासागरों में जल पाया जाता है 97.3%, उसके बाद में ग्लेशियर में पाया जाता है 2%। फिर आता है ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर आता है 0.68। फिर आता है झीलों का पानी, झीलों का ये आता है 0.009, 0.009, ठीक है। इसमें मतलब फिर आता है स्थलीय समुंदर एवं नमकीन झीलें, ये आती है 0.009। फिर वायुमंडल में तुम्हारा पाया जाता है 0.0019। फिर सबसे कम याद रखना नदियों में आता है सबसे कम पानी। हाँ याद रखना ये चीज, 2 बार क्वेश्चन पूछा। ठीक है, ये रटे हुआ होना चाहिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। मुझे विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? सर वर्ल्ड वाटर डे सर जुलाई में आता है। अब हिंट आप दे दो। गलत। तो बताइए कब आया था? सर मुझे सर याद नहीं है सर, ये कॉलेज में पढ़े थे सर ये। अरे 22 मार्च को मनाया जाता है। अरे हाँ 22 मार्च, ठीक है। ठीक है, ये चीज याद रखना। चलो वेव्स क्या होती है मुदित? है सर वेव्स तरंगे। सर पानी की तरंगे ये सर मतलब कैसे बताऊं सर, डायग्राम ध्यान में आ रहा है कि पानी यू का मूवमेंट ऊपर से नीचे मतलब जो शोर की तरफ टकराती है, मतलब कैसे बताऊं। अरे जब जब हवा चलती है तो समुद्र में जब हवा चलती है ना तो उससे बस वेव्स जनरेट होती है, और क्या है। चलो कारण बताओ, ये कैसे, कौन कौन से कारण होते हैं? सर मैं बताऊं? हाँ बताइए बताइए। वो बताइए। जो वेव्स होती है ना तो ये एक तो इनमें घर्षण होता है। जो वायु प्रेशर पड़ता है तब इनमें आपस में घर्षण होता है तो तरंगे बन जाती है। और दूसरा सर जब सुनामी आती है या भूकंप आता है तब इनमें वेव बनती है, वो करते हैं। और एक ये है, ये जो ये होता है टाइडल वेव्स होती है, जब ये चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण होता है तब ये इसमें लहरें बनती है, जिसको टाइड्स बोलते हैं, ज्वार भाटा वो। तो बताइए मुझे ज्वार भाटा को एक्सप्लेन कीजिए। सर ज्वार भाटा मतलब अपने ये हाई टाइड लो टाइड। सर हाई टाइड लो टाइड है ये सर पानी के मूवमेंट्स हैं जो कि अपने रोटेशन रिवॉल्यूशन के साथ साथ मून का मूवमेंट कंट्रोल करते हैं। सर वो पुल करती है, एक फोर्स पुल करती है, एक फोर्स यहाँ से खींचती है। तो जब वो फोर्स एक साथ पुल करेगी तो वो हाई बनेगा, और जब वो पीछे छोड़ेगी उसका कम होगा तो वो लो टाइड बनेगी। गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन फोर्स काम करता है इसमें जी। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है तो उस समय चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकर्षित होता है, उसके कारण ज्वार आते हैं। और जब पूर्णिमा और अमावस्या के दिनों में सूर्य चंद्रमा पृथ्वी तीनों एक सिद्धि में होते हैं, याद रखना, तब ज्वार बहुत ज्यादा तो हाई टाइड बोलते हैं उसको। चलो कौन सा ज्यादा फायदेमंद होता है, हाई टाइड होता है या लो टाइड होता है? सर फायदेमंद तो लो टाइड ही होता है, क्योंकि फिशेस बह के पास में आ जाती हैं कोस्ट पे। अरे हाई टाइड होता है। कैसे बताओ ना। हाई टाइड सर कैसे ना बताओ। एक तो आप ये जो नाव लेके जाते हो इजीली आ जाती है तट पे,
अच्छा ठीक है। और हाई टाइड क्या होगी, जब सोचो नीचे से वो पानी लाती है तो ऊपर मछलियों को फेंक देती है, तो इसीलिए ज़्यादा फायदा है। अच्छा, तो मैं उल्टा बोल बिना रहा था बिना मतलब। कठिनाई के मिल जाती है, याद रखना है जी। अच्छा अच्छा। अब और फ्लो हो जाता है ना न्यूट्रिशन का। जैसे ये टाइड जो है, ये हाई टाइड होगी तो ज्यादा इलेक्ट्रिकल पावर बनेगी ना? हाँ। हाँ ठीक है। ओशन करंट क्या होती है मुदित? सर ओशन करंट मतलब ओशन करंट होती है जो पानी में स्ट्रीम्स के मूवमेंट होते हैं, जो ये कोई पैटर्न बनाते हुए चलते हैं सरफेस पे या सरफेस के नीचे, वो ओशन करंट होते हैं। सर ओशन करंट के फैक्टर्स हैं विंड्स, कोरियोलिस फोर्स, टेम्परेचर, डेंसिटी वगैरह वगैरह। ओशन करंट दो तरीके के होते हैं, वार्म और कोल्ड। सर कोल्ड में कुछ एग्जांपल मुझे जो ध्यान आ रहे हैं वो है कैलिफोर्निया का, हम्बोल्ट का, लेब्राडोर का। और जो वाम का ध्यान आ रहा है वो मुझे जापान का आ रहा है, नॉर्थ नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट आ रही है, साउथ इक्वेटोरियल आ रहा है, और नॉर्थ इक्वेटोरियल आ रहा है, तो मेरे को ध्यान आ रहा है। जहाँ कोल्ड और हॉट मिलता है तो वहाँ पे क्या सबसे ज़्यादा किसका होता है? फिशरीज का ग्राउंड होता है, फिशरीज का। और यार रखना, कोहरा भी बनता है, कोहरा, तो उससे नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। अच्छा वो जगह पर यूपीएससी क्वेश्चन ओके। पूछा था यूपीएससी सोचा यहाँ से लाइन टू लाइन उठा के क्वेश्चन पूछा। कितने सारे क्वेश्चन कर लिए पर जो डायरेक्ट यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं यहाँ से। और चलो। आगे भी बना सकता है सर, हाँ आगे भी क्वेश्चन बना हाँ, सकता है। क्यों नहीं बनाएगा, चलो, क्यों? ये जो ओशन करंट होती है तो ये ना जो प्रभावित होती है ना, मतलब जैसे पृथ्वी का घूर्णन होता है, रोटेशन ऑफ अर्थ, उसके कारण भी होती है। क्योंकि जैसे जैसे पृथ्वी अंदर घूमती है तो वायु की धारा अंदर जाती है, ऐसा। और जो टेम्परेचर होता है उससे भी होती है, क्योंकि टेम्परेचर वाष्पीकरण करता है, और जो उसकी डेंसिटी है उसके ऊपर भी वो करता है, और जो वायु है, वायु का प्रेशर है, उसके कारण भी प्रभावित होती है। तो विक्रेटमेंट्स होती है, स्टडीज उनके कारण भी तो मतलब प्रभावित होती है, ऐसा। चलो, रोडोडेंड्रन क्या होता है? रोडोडेंड्रन सर ये वो है एक वनस्पति। कहाँ पाए जाते हैं ये? ये तो सर मैं तो नाम ही पहली बार सुन रहा हूँ। क्या बात कर रहे हैं, यूपीएससी क्वेश्चन पूछा है? सर नहीं, ये टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आई, क्या है? रोडोडेंड्रन ये फूलों का एक होता है, ये है ना, हिमालय में मिलेगा आपका। रोडोडेंड्रॉन होता है, ये एक फूलदार पौधा होता है। हाँ, ये चीज याद रखना। मतलब ये ना सर, ये उसमें पाए जाते हैं, मतलब पहाड़ी इलाके में। पहाड़ी इलाके में पाए जाते हैं। हाँ, उसमें ही अंदर पाए जाते हैं, क्योंकि ये वो नहीं होते, बड़ी चौड़ी पत्ती नहीं होती, छोटी पत्ती होती है, इन पे फूल वगैरह आते हैं, वो चलो, अर्थ के लंग्स किसको बोलता है मुदित? सर अर्थ के लंग्स किसको बोलते हैं? सर अमेज़न को। एनाकोंडा कहाँ पाया जाता है? सर अमेज़न में। याद रखना, एनाकोंडा विश्व में सबसे बड़ा सांप है और उष्ण कटिबंधीय वर्षावन में पाया जाता है, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट में। सोचो, ये मगरमच्छ को भी है ना खा जाता है ये, सोचो एनाकोंडा। मैंने बहुत पिक्चरें देखी हैं सर, इसकी मजा आता है सर। तो ऐसा लगता है कुछ तो ना, पिक्चरों से भी नॉलेज मिलती है अगर पिक्चरों को उस सेंस में देखा जाओ ना। हाँ, अगर आप अवेयर होके देखते हो तो। चलो, वो कौन से कहाँ पे वो फॉरेस्ट पाए जाते हैं जिनकी पत्तियां झड़ती नहीं है, पूरी तरह कभी नहीं झड़ती है? वही ना ओशन को। हाँ, सदाबहार वन होता है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, याद रखना। एग्जाम्पल बताइए। वही सर अमेज़न का हो क्या? अरे नहीं, मतलब एग्जाम्पल कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं, यूपीएससी ने इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा था। पेड़ बताओ। तो पेड़ में क्या मतलब, कोई ऑप्शन? अरे रोजवुड हो गया, अबुनस हो गया, महोगनी, याद रखना, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन का एग्जांपल है।
सवाना हो गया। अच्छा अच्छा, ओके आप देखो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन जो अपने पत्ते झाड़ देते हैं, ये चीज याद रखना। इसके एग्जाम्पल बताइए। सागवान, नीम, शीशम, ये सब इसी के आते हैं, याद रखना। और जो है ना, ये भी चीज याद रखना, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं, यहीं पे बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर ये सब मिलेंगे आपको, याद रखना। वहाँ नहीं मिलेंगे एवरग्रीन फॉरेस्ट में। क्यों नहीं? अरे वो घना जंगल होता है ना, घना जंगल होता है ना, वहाँ पे जानवर पाए नहीं जाएंगे। जंगल में कौन से जीव पाए जाते हैं मुख्यतः? कहाँ पे? ये घने जंगलों में कौन से जीव को मिलेंगे ज्यादातर? नहीं, ये प्रजाति रेप्टाइल्स मिलेगी वहाँ ज्यादा। अच्छा, वो रेप्टाइल मिलेगी। चलो, शीतोष्ण सदाबहार वन, तो याद रखना इसके हैं बांज, चीड़, यूकेलिप्टिस। या ना यूपीएससी ये पूछा, चीड़ के बारे में पूछा था। चीड़। अच्छा, चीड़। ठीक है, और ये पढ़ लेना अच्छे चैप्टर, ये शीतोष्ण पर्णपाती वन, ये याद रखना। ये तुम्हारे चीन, न्यूजीलैंड, चिली, पश्चिमी यूरोप उधर पाए जाते हैं। चाइना टाइप ना? हाँ, चाइना टाइप जलवायु हो गया। ठीक है, हाँ, तो है ना यहाँ पे बांज पाया जाएगा, एस पाया जाएगा, बीच आदि पाया जाएगा, हिरण, लोमड़ी, भेड़िए भी पाए जाएंगे। और सबसे मेन जो है ना, फिजेंट और मोनाल जैसे पक्षी भी पाए जाते हैं। अच्छा, ये शीतोष्ण पर्णपाती वनों में पाया जाएगा। फिर ये देखो यूपीएससी बहुत इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। सर आपका स्क्रीन कितना? अरे मैंने दिखाई नहीं रहा हूँ ना। अच्छा, नहीं मतलब आप बोलो ना, ये देखो इसलिए भूमध्य सागरीय वनस्पति में याद रखना, यहाँ पे इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा, यही इसी को है ना, भूमध्य सागर प्रदेश में आ रहा ना, अंगूर के बाग पाए जाते हैं, और इसी को विश्व का फलोदान भी कहते हैं। तो याद रखना, शुष्क ग्रीष्म ऋतु होती है, ठीक है, और मोटी छाल होती है, पत्तियां वाष्पोत्सर्जन को रोकती है। बस ये यार ना, अंगूरों की खेती इधर ही होती है। तो डेजर्ट का बता दो। हाँ, इसी कारण से यहाँ पे वाइन का जो इंडस्ट्री है ना, डेवलप हो पाती है, ये चीज याद रखना। संतरा, अंजीर, जैतून, अंगूर जैसे नींबू, बस सिट्रस के फल। हाँ, ये चीज याद रखना। अंगूर तो मीठा होता है। टेगा वन कहाँ पाया जाता है? टेगा वन कहाँ पाया जाता है? टाइगा वो टाइगा कहाँ पाया है सर? थोड़ा ऊपर यूरोप में। हाँ, मतलब ठंडे इलाकों में पाए जाते हैं, चीज याद रखना। लुगदी बनाने के लिए इन्हीं का यूज किया जाता है। किसका? टेगा वनों में। अच्छा। यार ना, इसके चीड़, देवदार ये सब वो है। और यहाँ पाई जाएगी रजत, लोमड़ी, मीक, धुरियो, भालू जैसे जानवर पाए जाएंगे यहाँ पे। घास स्थल, सवाना घास लैंड कहाँ पे है सना, बताइए। और याद है ना, घास स्थलों में हाथी, जेब्रा, जिराफ, हिरण, तेंदुआ आदि जानवर पाए जाते हैं। सर वो ये सवाना तो अफ्रीका में है ना? हाँ, ईस्ट अफ्रीका में है, याद रखना। चलो, और कंपोस? सर साउथ अमेरिका, ब्राजील, सही है। और लानोस? ये भी साउथ अफ्रीका में, ये नॉर्थ अफ्रीका में होगा, नॉर्थ अमेरिका में होगा। अरे नहीं रे, साउथ में है, वेनेजुएला में, याद रखना। ये जो तीनों मैंने बताई उष्ण कटिबंधीय घास स्थल है, मतलब गर्म वाले हैं, सवाना, कंपोस, लानोस। ठंडे वाले हैं अर्जेंटीना में पैम्पास, उत्तरी अमेरिका में पेरी, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड, मध्य एशिया में स्टेपी, ऑस्ट्रेलिया में डॉन। याद रखना ये चीज। ऑस्ट्रेलिया में बताना सर दोबारा। डॉन बोल लो, क्या भी बोल लो। चलो, शीतोष्ण घास से भैंस, बाइसन, एंटीलोप यूपीएससी किसके बारे में क्वेश्चन पूछा था? एंटीलोप मतलब क्या होता है सर, बताओ। जानवर है ये कोई। अच्छा। कटली जाड़े तो राजस्थान इलाका में पाई जाती है, ये चीज पता होगा ही।
ध्रुवीय प्रदेश में आप जाओगे ना तो काय और लाइकेन पाई जाती है वहाँ पे, काय और लाइकेन। लाइचेन और मॉस। ये पता होना चाहिए कौन कहाँ पाई जाती है, ठीक है। कस्तूरी बेल, देखो कस्तूरी, देखो यूपीएससी 2020 में क्वेश्चन पूछा था, तो ये ठंडे इलाकों में पाया जाता है। इतना सा भी याद होता ना, इतना सा ठंडी जलवायु में पाया जाता है कस्तूरी, तो बस वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है 2020 का। ये चीज़ याद रखना। हाँ, जाके देखना, कस्तूरी मृग पूछा था उसने। कस्तूरी हिरण। कस्तूरी मतलब, अरे उनके अंदर आना एक ऐसी स्मेल होती है, वो उसी के लिए इधर उधर भागते रहते हैं, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा है। अच्छा। एक मिनट, टोटल कहते हैं 7 चैप्टर में आ गए हैं अपन। कितने चैप्टर बचे हैं? 7 8 कंप्लीट कर लेते हैं ना आज इसको। 9 हाँ, 3 चैप्टर बचे हैं, कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 15-20 मिनट लगेगी। ठीक, रुक जाओ, कंप्लीट करते हैं इसको, फिर कल 8th क्लास पढ़ के आ जाना। चलो आ जाओ। 7 8 9 3 चैप्टर बचे, चलो ज़्यादा है नहीं कुछ। ये बस्तियाँ तो मेंस वेंस के लिए इम्पोर्टेंट है, यूपीएससी ने पूछा भी था एक बार, तो ये तो इतनी ज़्यादा पीटी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़ो, ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है पीटी के लिए। सघन बस्ती, प्रकीर्णन बस्ती, ये है ना, आप 11th क्लास में जब पढ़ोगे ना वहाँ पे भी है ये पूरा का पूरा। तो ये तो मेंस का चैप्टर हो गया ये तो पूरा का पूरा। एंडीज पर्वत कहाँ पे है? एंडीज पर्वत कहाँ है? एंडीज साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका में। इसमें दक्षिण अफ्रीका के एंडीज पर्वत के क्षेत्र में गलत लिखा है इसमें, मतलब भाई ये तो कोई मतलब नहीं है। रेल मार्ग सुपरफास्ट ट्रेन ये सब छोड़ो। हाँ, याद रखना, ट्रांस साइबेरियन रेलवे मार्ग विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग है, जो पश्चिमी रूस से सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत महासागर तट पर व्लादिवोस्तोक तक जाता है। बस इतना याद रखना। व्लादिवोस्तोक, ये सर एक रशिया के एक कोने को दूसरे कोने से कनेक्ट करता है। ट्रांस साइबेरियन। वही। ये मेंस के रिटेंशन में है ये चैप्टर, तो इतना का अपने पीटी के लिए काम का है नहीं। अगला देखो, बॉटम पर्यावरण प्रश्न। चलो इसमें कोई क्वेश्चन लाइक है। नहीं है कोई क्वेश्चन लाइक। सर नई बुक में 2-3 चैप्टर हटा दिए जो मैंने नई बुक से पढ़ा था ना, नए एडिशन में 2-3 चैप्टर दिए इसमें से। अमेजन नदी का मुहाना कौन कौन से देशों से है बताइए मुझे। ड्रेनेज सिस्टम अमेजन नदी का ड्रेनेज सिस्टम कौन कौन से देशों से है? सर अभी बता रहे हैं सर। अब याद रखना, अमेजन नदी का सबसे बड़ा वो होता है नदी बेसन, याद रखना, अमेजन नदी सबसे बड़ा एरिया, कैचमेंट एरिया सबसे ज्यादा होता है। सर वो तो ब्राजील है ना अमेजन का तो। अरे तो भाई कौन कौन से सहायक नदियां भी तो होगी ना उसमें। बेसिन का मतलब क्या होता है? नेग्रो और वो था मदीरा। ये अपना मैं आवाज आ रही है ना सर? ब्राजील, पेरू, सर ये फैलती है ब्राजील, पेरू, बोलोविया ऐसी जगहों में सर। इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, याद रखना ये चीज। हाँ बता रहा हूँ। हाँ सर, ब्राजील, पेरू, बोलोविया, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुआना और सूरीनाम। सूरीनाम कहाँ गए? हाँ सर, सूरीनेम भी है। अच्छा है, मैंने चेक कर लिया। अच्छा, अब मैंने चेक कर लिया, मुझे भी डाउट था, मैंने चेक कर लिया। अच्छा देखो, यूपीएससी ने पूछा था आर्किड क्या होता है, सोचो। डायरेक्ट दिया है इसमें। आर्किड क्या होता है? ये पौधे होते हैं, पौधे। अच्छा, आर्किड। हाँ अच्छा। अब देखो, ब्रोमेलैंड भी दिया है यूपीएससी ने, और उसकी विशेषता दी है, हो सकता है यूपीएससी पूछ ले, याद रखना पूछा नहीं है।
ब्रोमीलियाड एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है। डायरेक्ट यूपीएससी पूछ लेगा ऐसा कौन सा पौधा है जो अपना पानी सोचो पत्तियों में रखता है। सोचो कितना अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये ब्रोमीलियाड है, ब्रोमीलियाड। और ब्रैकेट में ब्रैकेट में लिखे, जैसे अभी मेरी नज़र पड़ गई तो एग्जामिनर की पढ़ सकती है। कितना अच्छा क्वेश्चन है, जो अपने पत्तियों में जो है जल संचित रखता है। तो ये से क्या होता है, मेंढक को जो अन्य प्राणी होते हैं ना, उसके जल के पॉकेट के उपयोग ठंडा अंडा देने के लिए करते हैं। अच्छा। ये चीज याद रखना, अच्छी कितनी अच्छी चीज दी है ये। देखो टुकुन गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षी, वाले पक्षी, भोजन के लिए बच्चे वाले भी। चलो रुको। बंदर, स्लॉथ, चींटी खाने, टेपर भी वहाँ पाए जाते हैं। सांप, सश्रप, एनाकोंडा, छोड़ो ये मतलब ये अमेजन नदी में पाए जाते हैं सब। यहाँ ये याद रखना। इसका मैंने कुछ नोट लिखा है, वो आपको भेज दिया। ठीक है ठीक है ठीक है। पर ये अच्छा पूछ सकता है भाई, ये चीज याद रखना, कितनी अच्छी क्वालिटी है वो। स्लेश एंड बर्न तो जानते होंगे आप। हाँ, वो झूम कल्टीवेशन, झूम। हाँ। कॉपी में कोको हो जाती है। अब देखो यूपीएससी ने पूछा था कोको कहाँ मिलता है, सोचो। कोको प्रदेश ऐसे कुछ पूछा था ना, तो ये याद रखना। ट्रांस अमेजन मार्ग दिया है, छोड़ो अभी वहाँ पे क्या ना काटा जा रहा है जंगलों को। अब देखिए यूपीएससी ने 2024 में पूछा गंगा की सहायक नदियाँ, मुझे बताइए गंगा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। हाँ सर, मैं बता रहा हूँ सर, 1 मिनट सर, 1 मिनट सर, याद है सर। कौन सी से शुरू करूँ, आपने ये बता। अरे बता दीजिए, कहीं से शुरू कर दीजिए। कैसे भी कर दूं, अभी कर रहा हूँ सर, कर रहा हूँ मैं। हाँ सर, मैं कर रहा हूँ। गंगा की ट्रिब्यूटरी है, राम गंगा है अपने, यमुना है, तामसा है, गोमती है, गंडक है, घाघरा है, सोन, कोसी, महानंदा है। और सर और ये बताऊं कहाँ से निकलती है गंगा। अरे नहीं, सहायक नदियाँ बता ही दीजिए। बता दिए ना सर, यमुना, ये यमुना, राम गंगा, तामसा, गोमती, गंडक। सही है, कोई नहीं। एक सींग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है। सर असम में काजीरंगा नेशनल पार्क में। और बंगाल का टाइगर। बंगाल में पाया जाएगा सर। नहीं सर, सुंदरबंस में सर। हाँ तो वही है वो। अच्छा, वही है। हाँ, सूसो जो डॉल्फिन होती है उसका किस चीज़ में उपयोग किया जाता है उसका, तुम्हें पता है। पॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करती है वो। हाँ, अंधी डॉल्फिन बोलते हैं वो, है तो फ्रेश वाटर, अंधी। हाँ, ये चीज़ याद रखना। स्वच्छ भारत मिशन कब चालू हुआ था। 2014 2 अक्टूबर। मुझे याद है सर। मैं नमामि गंगे कार्यक्रम कौन सी नदी के संरक्षण के लिए चला था। सर माँ गंगा के लिए 2015। ठीक है। काजीरंगा कहाँ है, चलो सना, काजीरंगा और मानस कहाँ पे है, सना बताइए। सर ये असम में। असम। ओके। और काजीरंगा। चलो लास्ट चैप्टर, रेगिस्तान में आ गए अपन। सारा रेगिस्तान कहाँ पे, कौन से महाद्वीप में है। सर सारा अफ्रीका में है। अफ्रीका। कितने देशों से इसकी सीमा लगती है। 13-14 देश है। 11 देश है, 11। अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मोरतानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया, पश्चिमी सहारा। याद रखना, एनसीईआरटी दिया है, पूछ सकता है क्वेश्चन। सबसे बड़ा रेगिस्तान है, ये चीज याद रखना। तुम लोग नींद आने लगी है क्या।
मुझे नहीं आ रहा। चलो हो गया खत्म, रुक जाओ कुछ। हाँ ये देखो, सहारा के अजीजे क्षेत्र में जो त्रिपोली है, लीबिया का दक्षिण भाग में स्थित है, यहाँ सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया था 57.7 सेल्सियस। सोचो, वनस्पति जात, प्राणी जात, लकड़बग्गा ये सब भी सारा रेगिस्तान में पाया जाता है, याद रखना। अग्गा बग्गा सर, अग्गा बग्गा लकड़बग्गा। हाँ। हाँ देखो कुछ चीज़ें हो सकती हैं, देखो यूपीएससी में पूछ लिया था जनजातियाँ कहाँ पाई जाती है, बेदुइन ये सब भी देखो सब दिया है भाई, एनसीईआरटी में जो भी पूछा है उसने। और ठंगा, चलो ठंडा रेगिस्तान कौन सा है सर? ठंगा गोभी है, गोभी। अरे नहीं, ठंडा रेगिस्तान सर लद्दाख का जो है वो है उधर। अच्छा वो भी है, पर गोभी डेजर्ट भी तो है। वो गर्म है ना? हमने सबसे ज्यादा पूछा है मैंने ठंडा। सबसे ज्यादा तो सर वो मंगोलिया का है। अरे ठंडा रेगिस्तान लद्दाख है। अच्छा अच्छा सर, इंडिया में पूछ रहे हो या कहाँ पूछ रहे हो? पूरे विश्व में कौन सा है सर? गोभी है, मैंने तो गोभी पढ़ा था, मुझे और बता देता हूँ। एंटार्क्टिक है एक, सर गोभी है, ग्रेट बेसिन है, इंडिया का लद्दाख का है। ठीक है। ओके सुना कि यहाँ दिया है थोड़ा एंटीलोप, देखो इसके बारे में पेश में पूछा है। चीरू के बारे में पूछा था। चीरू या तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्त प्राय जीव है। इसका शिकार साउथूस नामक उसके ऊन के लिए होता है जो वजन में हल्का अत्यधिक। पेशेंट यही पूछा था, सोचो डायरेक्ट। चिरुगोट। ये चीज याद है, डायरेक्ट यही से क्वेश्चन पूछा है। सर उबासी तो मुझे आ रही है, पर मुझे ऐसा लग रहा है आपकी आवाज में नींद है, क्यों सर आज लेट सोए थे? मेरी आवाज में नींद है तो मैं कहा तुम लोग मुझे ऐसा क्यों लग मेरे को बोल रहे हो? वो जो खुद में होता है वो दूसरे को दिखाई देता है, तो नींद आ रही है। चलो ठीक है, हो गया कम। सो जाइए जाके। आप कहाँ से क्लास ले रही हैं? घर से ले रही। अच्छा चलो ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट, सो जाइए, अब क्लास कंप्लीट हो गई। सर अब